सबसे पहला जीआई टैग जिस वस्तु को मिला वह है दार्जिलिंग की चाय। भारत देश कई तरह की विभिन्नताओं और जलवायु से समृद्ध है। भारत की वृहद भूमि अपने खास उपयोगिता के लिए जाना जाता है। विभिन्न क्षेत्र अपने खास उत्पादकता के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। जीआई टैग के सीरीज में आज हम बात करेंगे सबसे पहले दार्जिलिंग चाय की, लेकिन इसके विषय में जानने से पहले हम यह जानेंगे कि जीआई टैग आखिर है क्या। जीआई का फुल फॉर्म ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के हैं, जिसे हिंदी में भौगोलिक संकेतक के तौर पर जाना जाता है। इसका संबंध एक खास भौगोलिक मूल क्षेत्र से होता है, अर्थात किसी खास जगह, किसी खास क्षेत्र से होता है। जिन वस्तुओं को जीआई टैग मिलता है उसकी महत्ता उस खास क्षेत्र में उत्पादित हुए वस्तु से ही होती है। पेरिस कन्वेंशन में औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण में जीआई टैग को शामिल किया गया। जीआई टैग बौद्धिक संपदा अधिकारों के एक घटक के तौर पर देखा जाता है। विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौते के तहत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीआई का विनियमन किया जाता है। वस्तुओं का भौगोलिक सूचक अधिनियम अर्थात पंजीकरण और संरक्षण 1999 में किया गया था और 2003 से इसे लागू किया गया था। भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण 10 वर्ष के लिए मान्य होता है। जीआई टैग किसी उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी अलग पहचान का सबूत है। हिंदुस्तान में सूचियों की लंबी फेहरिस्त है जिन्हें जीआई टैग में शामिल किया गया है। इनकी मांग पूरे देश में होती है और विदेशों में भी इनकी मांगे काफी होती है। इन सूचियों में शामिल वस्तुओं को काफी सराहा जाता है और इनकी कीमतें काफी होती हैं, जिनकी मांगे काफी होती है मार्केट में और इससे अधिक रेवेन्यू भी प्राप्त होती है। ये अपनी विशिष्टता के लिए ही पहचाने जाते हैं। भौगोलिक पहचान मिल जाने से इनकी कीमतों में काफी इजाफा हो जाता है। इसके साथ ही इनके नाम पर अन्य उत्पादक उस नाम का दुरुपयोग कर मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं। दुनिया में सबसे पहला जीआई टैग जिस वस्तु को मिला वह दार्जिलिंग की चाय है। दुनिया का दूसरा सबसे अधिक चाय का उत्पादन करने वाला देश भारत है। उत्तर भारत में सबसे अधिक चाय की खेती की जाती है। 83% चाय की खेती यहीं से होती है और 17% खेती दक्षिणी भाग से होती है। दक्षिणी भाग में केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक ऐसे राज्य हैं जहां चाय की खेती की जाती है। भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन असम से होता है। असम में घाटी और कछार दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां चाय का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में चाय का उत्पादन किया जाता है। पश्चिम बंगाल में डुवर्स, तराई और दार्जिलिंग 3 प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र हैं। भारत से निर्यात की जाने वाली चाय में अधिकतर काली चाय का निर्यात किया जाता है और फिर इसके बाद हरी चाय, मसाला चाय, नींबू चाय का निर्यात किया जाता है। चाय निर्यातकों देश में से शीर्ष 5 में भारत का स्थान है। यह कुल निर्यात का 10% निर्यात करता है। वर्ष 2021 में भारत से चाय निर्यात का कुल मूल्य तकरीबन 9 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। भारत दुनिया भर में 25 देशों में चाय का निर्यात करता है। रूस, ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात और चीन जैसे देश भारत के चाय के सबसे बड़े आयातक देश हैं। कुल निर्यात का 96% काली चाय का निर्यात किया जाता है। भारत में असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी की चाय को दुनिया में सबसे बेहतरीन चाय माना जाता है। दार्जिलिंग चाय, जिसे चाय की शैंपेन के तौर पर भी जाना जाता है, इसकी आकर्षक खुशबू की वजह से दुनिया भर में लोकप्रिय है। दार्जिलिंग चाय के अन्य 2 प्रकार ग्रीन और व्हाइट टी को भी जीआई टैग मिला हुआ है।
कैमेलिया साइनेंसिया के पौधे से चाय का निर्माण होता है। चाय की उत्पत्ति उत्तर पूर्वी भारत, उत्तरी म्यांमार और दक्षिण पश्चिम चीन में हुई थी। 5000 साल पहले चीन में चाय के सेवन के प्रमाण मिले हैं। चाय एक उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय पौधा है तथा गर्म एवं आर्द्र जलवायु में इसकी पैदावार अच्छी होती है। इसके लिए आदर्श तापमान की बात करें तो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस आदर्श तापमान होता है तथा 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान इसके लिए हानिकारक माना जाता है। चाय के लिए पूरे वर्ष समान रूप से वितरित 150 से 300 सेमी वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त छिद्रयुक्त अम्लीय मृदा होता है, जो मृदा कैल्शियम के बिना होती है, जिसमें जल आसानी से प्रवेश कर सके। वजन घटाने के लिए, एंटीऑक्सीडेंट और उत्तेजक विरोधी के लिए चाय का सेवन काफी फायदेमंद माना जाता है। नकदी फसलों में चाय सबसे महत्वपूर्ण फसल है। गरीब देश के लिए चाय निर्यात राजस्व का एक मुख्य स्रोत है। चाय उत्पादन और प्रसंस्करण सतत विकास लक्ष्यों में योगदान देता है, जिसमें अत्यधिक गरीबी को कम करना, भूख के खिलाफ लड़ाई, महिलाओं का सशक्तिकरण और स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का सतत उपयोग शामिल है। दार्जिलिंग चाय दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिलों में उगाई जाती है। यह क्षेत्र पश्चिम में नेपाल, पूर्व में भूटान और उत्तर में सिक्किम से घिरा हुआ है। चाय के बागान पूर्वी हिमालय की पहाड़ियों पर 600 से 2000 मीटर की ऊंचाइयों पर स्थित है। हिमालय और बंगाल की खाड़ी के बीच दार्जिलिंग हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र की उस भौतिक भूगोल के परिणाम स्वरूप भूमि पर नवंबर से फरवरी तक शुष्क सर्दियों के महीनों के साथ ठंडी हवा का अनुभव होता है। खड़ी ढलानों पर होने के कारण मिट्टी अच्छी तरह से सूखा हुआ है और लंबी जल प्रणालियों के लिए पर्याप्त गहरा है, जो ढलानों पर मिट्टी को स्थिर करने के लिए बेहद आवश्यक है। पहाड़ियों के किनारों पर होने के कारण उच्च ऊंचाइयों पर जहां ठंडी शुष्क हवा नर्म नम हवा के साथ संपर्क करती है, वहां बजते महीनों के दौरान लगातार कोहरा या बादल छाए रह सकते हैं। ये कैमेलिया साइनेंसिस पौधे के लिए आदर्श परिस्थितियां हैं, जो अच्छी तरह से सूखा हुआ, थोड़ा अम्लीय मिट्टी, निष्क्रियता की अवधि और सीमित प्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश के साथ पनपता है। जलवायु चाय की खेती की 4 अलग-अलग अवधि तैयार करती है, जो अपनी खास और अनूठी विशेषताओं के लिए जानी जाती है। पौधों को हर 5 से 10 दिन में हाथ से तोड़ा जाता है, जिसमें शीर्ष 2 पत्ते और एक कली होती है। मार्च से मई माह तक पहला फ्लैश होता है। ये पहली पत्तियां पौधे द्वारा उत्पादित सबसे कोमल और सुगंधित पत्तियां होती हैं। इसमें हल्का कसैलेपन होता है। दूसरा फ्लैश मई और जून माह में होता है, जब एम्पोस्का और होमोना कॉफेरिया ने पौधे पर हमला किया है, जिससे ऐसे यौगिक निकलते हैं जो चाय में एक विशिष्ट पूर्ण शरीर वाले मस्कटेल स्वाद का निर्माण करते हैं। लीफ हॉपर और मोठ के हमलों से पौधे से रक्षात्मक रसायन निकलते हैं और पत्तियों के भीतर स्वाभाविक रूप से ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू हो जाती है। चाय के पारखी लोगों द्वारा इन पहले 2 फ्लश की सबसे अधिक मांग की जाती है। जुलाई से सितंबर मानसून की वजह से पौधा तेजी से बढ़ता है और इसके पत्ते बड़े बड़े भी होते हैं, लेकिन स्वादिष्ट कम होते हैं। बारिश की वजह से कम मुरझाने और ऑक्सीकरण की मांग की वजह से हरी या सफेद चाय बनने में मदद मिलती है। अक्टूबर-नवंबर में शरतकालीन फ्लैश होता है। यह एक शाकाहारी और नरम मस्कटेल स्वाद प्रदान करता है, लेकिन पिछले फ्लश की तुलना में अधिक भरा हुआ और गहरा रंग होता है
और इसकी तुलना नेपाली चाय से की जाती है। कैमेलिया साइनेंसिस को पहली बार दार्जिलिंग क्षेत्र में 1841 में आर्चीबाल्ड कैंपबेल द्वारा लगाया गया था। उस समय अंग्रेज चीन के बाहर चाय के स्रोत की तलाश कर रहे थे और दोनों ने हाल ही में असम के जंगल में उगने वाले पौधे की दूसरी किस्म की खोज की थी। कैमेलिया साइनेंसिस के बीज मूल रूप से चीन से आए थे। नई खोजी गई असामिका किस्म और साइनेंसिस किस्म दोनों को लगाया गया था, लेकिन ढलानदार जल निकासी, ठंडी सर्दियां और बादलों के आवरण ने साइनेंसिस किस्म को अनुकूल बनाया।